मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके जो कि होने वाला है सॉलिड प्रिंसिपल्स पे। बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक था और कमेंट्स में बहुत लोगों ने बोला कि सॉलिड प्रिंसिपल बताओ। हालांकि मैं अपने स्टडी पैटर्न की प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस है उनके बीच में सब बताता रहता हूँ, बट एक बार आपको क्विक रिकैप करा देता हूँ कि ये होता क्या है। तो यार स्टार्ट करते हैं। ये आपके एक्रोनिम्स हैं। एस से होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो क्लियरली बोलता है कि अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। एग्जाम्पल, जैसे ये यूज़र क्लास आपने बनाई, उसमें एक फंक्शन डाल दिया सेव टू डीबी, एक फंक्शन डाल दिया सेंड ईमेल। कल को मान लो अभी ये सेव डीबी फंक्शन है, ये इसका लॉजिक है कि डेटाबेस सीक्वल डेटाबेस में चेंज करना। कल को मान लो कुछ लॉजिक चेंज हो गया, मोंगो डीबी में चेंज कराना है, तो आप इस सेव डीबी फंक्शन को चेंज करोगे, क्लास का कोड मॉडिफाई होगा। ये तो चलो चलता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये ईमेल की भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे घुसेड़ दी। मान लो ईमेल भिजवाने का लॉजिक भी चेंज हो गया, पहले आप जीमेल में भेज रहे थे, अब आपको आउटलुक मेल में भिजवाना है। तो दो दो वजह से ये क्लास चेंज हो सकती है ना, तो इसके पास दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के खिलाफ है ये। इसको सही कैसे कर सकते हैं? एक यूज़र की क्लास बनाओ और दो अलग अलग क्लासेस बना दो। ये एक यूज़र रिपोजिटरी जिसमें हम सेव फंक्शन डाल रहे हैं, एक ईमेल रिपोजिटरी ईमेल सर्विस की क्लास जिसमें हम ईमेल भिजवाने का लॉजिक डाल रहे हैं। तो अगर मान लो अभी ये सीक्वल का है, बाद में मोंगो का आया, तो इस क्लास में चेंज होगा, बट अ क्लास कैन हैव वन अ क्लास कैन हैव वन रीज़न टू चेंज। तो ये अलाउड है यहाँ पे। सिमिलरली ईमेल में अगर कुछ लॉजिक चेंज हुआ तो यहाँ पे भी एक ही रीज़न है चेंज होने का, तो ये अलाउड है, बट इस क्लास में अलाउड नहीं था। तो ये ऐसे कंप्लाई कर गया सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल से। अब आते हैं, बात करते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में। वो क्या बोलता है? अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो एग्जांपल के तौर पे ये ले लेते हैं यार, ये क्लास है डिस्काउंट कैलकुलेटर, इसमें कैलकुलेट फंक्शन है जो कुछ कुछ लॉजिक लगा के कैलकुलेट करता है। लॉजिक में क्या है ना, टाइप के बेसिस पे इफ एल्स लगे हुए हैं और वो नए नए तरीके से कैलकुलेट करता है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कल को मान लो एक नया टाइप आ गया, तो आप एक और एल्स इफ लगाओगे यहाँ पे, तो ये क्लास का जो कोड है वो आपको मॉडिफाई करना पड़ा। ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो कंप्लाई कर रहा है। एक ही रीज़न है, अगर कैलकुलेट का लॉजिक चेंज हुआ तो आप यहाँ पे कुछ चेंज करोगे। क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज। ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लाई कर रहा है, बट ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल को नहीं कंप्लाई कर रहा है। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये कहता है कि एग्जिस्टिंग क्लास में आप कोई चेंज मत करो। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल के अगर कंप्लायंस में लाना है तो आप इसका तरीका क्या है, एक इंटरफेस बना दो डिस्काउंट स्ट्रेटेजी का, ठीक है। उसके अंदर फंक्शन लग दो अप्लाई डिस्काउंट वाला, जैसे कैलकुलेट फंक्शन था ना, उसकी जगह यहाँ पे अप्लाई डिस्काउंट का एक फंक्शन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इफ एल्स के अंदर जितने भी टाइप है ना, उन सब के लिए कंक्रीट क्लासेस बना दो। फेस्टिवल डिस्काउंट की क्लास बना दी, न्यूज़र डिस्काउंट, जितने भी तरीके हो सकते हैं उन सब के लिए क्लास बना दो और सब में इंप्लीमेंट करा दो ये वाला इंटरफेस। अब इंप्लीमेंट कराओगे तो ये फंक्शन को तुम्हें ओवरराइड भी कराना पड़ेगा, और इस ओवर फंक्शन के अंदर अलग अलग लॉजिक लिख दो। जैसे इफ का कुछ लॉजिक था, उसकी अलग क्लास बना दी। एल्स इफ एक और कंडीशन थी, उसकी भी एक अलग क्लास बना दी। उसके बाद ये जो डिस्काउंट कैलकुलेटर ऊपर क्लास थी, ये क्लास, उसके अंदर ना तुम कैलकुलेट फंक्शन के अंदर अपनी स्ट्रेटजी पास कर दो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे एक नया टाइप आ रहा था तो तुम्हें पहले यहाँ पे एक और एलसीफ लगाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ओपन क्लोज प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा था। अब तुम क्या करोगे ना, नया टाइप आया तो उसके लिए एक नई क्लास बना दोगे। यहाँ पे एक नई क्लास बना दोगे, यहाँ पे एक नई क्लास बना दोगे, ठीक है। और उस क्लास को सिंपली पास कर दोगे, जब भी कैलकुलेट फंक्शन कॉल करोगे तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर दोगे। अब क्योंकि तुम ये एक चीज़ सोच रहे होगे कि यार ये तो डिस्काउंट स्ट्रेटेजी जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसमें पास क्या करेंगे, हम तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो क्योंकि ये क्लास इंप्लीमेंट कर रही है इस इंटरफेस को, इसलिए इस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो एक बार रिकैप करा देता हूँ। ओपन क्लोज प्रिंसिपल में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इफ एल्स टाइप का कोड होता है, तो जितनी भी इफ एल्स कंडीशन के अंदर लॉजिक होता है ना, उस सब के लिए अलग अलग क्लासेस बना देते हैं। और ये जो कैलकुलेट फंक्शन है जिसके अंदर इफ एल्स लगा हुआ है, उस फंक्शन के अंदर वो टाइप पास कर देते हैं, उसको स्ट्रेटेजीज बोला जाता है। तीसरा, लिस्कोव सब्सटीट्यूशन प्रिंसिपल। देखो ये बड़ा ही सिंपल प्रिंसिपल है, ये सिर्फ इतना कहता है कि anywhere in the code an object of parent class can be replaced by child class without runtime exception। तो इसको ऐसे समझ लो यार, ये बहुत कॉमन सेंस का है। एक क्लास है जो एक्सटेंड कर रही है किसी और दूसरी पेरेंट क्लास को। इस एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पेरेंट क्लास की उसके पास सारी फंक्शनैलिटी हैं प्लस कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हैं। तो जब उसके पास पेरेंट क्लास की सारी फंक्शनैलिटी हैं तो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्लेस भी किया जा सकता है इस क्लास के ऑब्जेक्ट से, है ना। होना चाहिए ऐसा, बट कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। और ये सब होना चाहिए विदाउट एनी रन टाइम एक्सेप्शन। तो एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हमने एक बर्ड क्लास बनाई जिसमें एक फ्लाई नाम का फंक्शन है।
अब यार कुछ ऐसी भी बर्ड हो सकती है जो फ्लाई नहीं करती, जैसे ऑस्ट्रिच इज़ अ बर्ड बट इट कैन नॉट फ्लाई। तो कोड में अगर आप कहीं पे बर्ड डॉट फ्लाई यूज़ कर रहे होगे और बर्ड क्लास को एक्सटेंड कर रही है ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच चाइल्ड क्लास हो गई, बर्ड पेरेंट क्लास हो गई। प्रिंसिपल कहता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास मस्ट बी रिप्लेसेबल विथ ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास एनीवेयर इन द कोड। तो कोड में कहीं पे अगर आप बर्ड डॉट फ्लाई कर रहे होगे, मान लो बर्ड डॉट फ्लाई कर रहे होगे, अगर इस बर्ड को आपने ऑस्ट्रिच से रिप्लेस किया तो ये रन टाइम एक्सेप्शन दे देगा ना, बिकॉज ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। तो इसको कंप्लायंस में लाने के लिए तरीका ये होता है कि एक इंटरफेस आपने बर्ड का बनाया, उसके अंदर कोई फंक्शन नहीं दिया। अब बर्ड दो टाइप की हो सकती हैं, उड़ने वाली, ना उड़ने वाली। तो फ्लाइंग बर्ड के लिए एक और इंटरफेस बना दिया जो एक्सटेंड कर रहा है इस बर्ड को, और उसके अंदर फ्लाई फंक्शन डाला। तो जो उड़ने वाली बर्ड है वो ऐसे आप यूज़ कर लोगे, स्पैरो इम्प्लीमेंट्स फ्लाइंग बर्ड, और जो ना उड़ने वाली हैं उनके लिए ऑस्ट्रिच यूज़ कर लोगे, विच इम्प्लीमेंट्स बर्ड। अब क्योंकि बर्ड के अंदर कोई फंक्शन ही नहीं डिफाइन है, तो कहीं पे भी कोड में आप बर्ड डॉट फ्लाई कर ही नहीं सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आपकी लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल सॉल्व करता है। ठीक है। अच्छा, जो फ्लाइंग बर्ड वाला इंटरफेस है उसको सारी उड़ने वाली बर्ड ही यूज़ कर रही है, तो फ्लाइंग बर्ड डॉट फ्लाई कहीं पे भी कर रहे होगे तो उड़ने वाली बर्ड के ऑब्जेक्ट से भी उसको रिप्लेस कर पाओगे। कोड का लॉजिक आपका गलत हो सकता है लेकिन रन टाइम एक्सेप्शन नहीं आएगा कभी भी आपको। ठीक है। और दूसरा है, चौथा है आई। आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन। तो इसमें बस इतना बोला जाता है कि अ क्लास शुड नेवर इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस इफ इट डजेंट नीड ऑल द फंक्शंस इनसाइड द इंटरफेस। देखो, एक क्लास जब किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उस इंटरफेस के जितने भी फंक्शन होते हैं सबको ओवरराइड कराना होता है। बट ऐसा कोई भी केस नहीं होना चाहिए कि क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, बस उस क्लास को उस इंटरफेस के किसी पर्टिकुलर फंक्शन की ज़रूरत नहीं है फिर भी उसको इम्प्लीमेंट करा ले रही है। एग्जाम्पल, एक वर्कर नाम का इंटरफेस है, इसमें दो फंक्शन है, वर्क और ईट। अब ह्यूमन वर्क भी करता है, ईट भी करता है, तो ह्यूमन तो इम्प्लीमेंट कर रहा है वर्कर को और यहाँ पे ओवरराइड भी कर रहा है दोनों को। यहाँ पे ओवरराइड भी कर रहा है दोनों फंक्शंस को। बट ये देखो, ऐसे ओवरराइड कराओगे आप। बट सपोज करो एक रोबोट क्लास है, वो अगर वर्कर को इम्प्लीमेंट कर लेगी तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। किस लिए? रोबोट वर्क तो करता है लेकिन रोबोट खाना नहीं खाता। तो आप एक ऐसे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवा रहे हो जिसके एक पर्टिकुलर फंक्शन की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल यही कहता है कि ऐसे जब भी केस आए तो इंटरफेस को सेग्रीगेट करो। तो यहाँ पे देखो, हमने इस इंटरफेस को सेग्रीगेट किया कैसे। एक वर्केबल इंटरफेस बना दिया जिसके अंदर वर्क फंक्शन डाला, और एक ईटेबल इंटरफेस बनाया जिसके अंदर ईट फंक्शन डाला। अब ह्यूमन क्लास इन दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा ले रही है, तो दोनों की फंक्शनलिटी इसके पास होगी। रोबोट क्लास सिर्फ इस वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा रही है। तो यही होता है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, ब्रेक द इंटरफेसेस इनटू मल्टीपल सब इंटरफेसेस। ठीक है। अब आते हैं लास्ट, डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल। ये सिर्फ इतना कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल शुड नेवर डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक क्लास के अंदर कभी भी आप दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट मत बनाना न्यू कीवर्ड को यूज़ करके। देखो, एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मान लो ये क्लास है माई सीक्वल ऑर्डर रिपोजिटरी। तो जो भी यूज़र ऑर्डर प्लेस करता है उसको सीक्वल डेटाबेस में सेव कराने के लिए एक फंक्शन है इस क्लास के अंदर, सेव ऑर्डर नाम का। ठीक है। जिसमें आप ऑर्डर का ऑब्जेक्ट पास करते हो। और आपकी ऑर्डर सर्विस कुछ ऐसी है जिसके अंदर आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो इस माई सीक्वल रिपोजिटरी का, और जब भी यूज़र प्लेस ऑर्डर करता है तो रिपोजिटरी डॉट सेव ऑर्डर आप कॉल कर देते हो। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कल को यार मान लो माई सीक्वल ऑर्डर रिपोजिटरी की तरह जगह मोंगो डीबी ऑर्डर रिपोजिटरी आ गई। अब आपको मोंगो डेटाबेस में स्टोर कराना है, तो आप मोंगो डीबी की एक नई क्लास बनाओगे इसकी तरह, और यहाँ पे न्यू माई सीक्वल ऑर्डर रिपोजिटरी इसको कमेंट आउट करोगे और इसकी जगह मोंगो डीबी का कोड लिखोगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके नीचे मोंगो डीबी का करोगे। मान लो माई सीक्वल की जगह मोंगो क्लास आ गई, मोंगो क्लास आ गई। तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ा जबकि ज़रूरत नहीं थी चेंज करने की, क्योंकि जो ये वाली क्लास थी, है ना, इस क्लास में कुछ चेंज आया था। सपोज करो आप यहीं पे एक फंक्शन बना देते, इस क्लास का नाम ऐसे होता, मान लो ऑर्डर रिपोजिटरी, उसमें एक सेव ऑर्डर फंक्शन है वो सीक्वल का है, और एक फंक्शन है मोंगो का है, मोंगो सेव ऑर्डर। ठीक है। या फिर इसको रहने देते हैं,
ऐसा मान लो कि एक क्लास हमने बनाई है, उसमें माई सीक्वल में सेव कराने का फंक्शन था, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप बना रहे थे। कल को अगर मान लो आपको माई सीक्वल के लिए बनाना है तो आप ये नई क्लास एक ऐसी ही बनाओगे मोंगो के लिए, और आप मोंगो का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाओगे। तो क्योंकि आपने हार्ड कोड कर दिया था, ये है हाई लेवल क्लास, इसके अंदर थी लो लेवल क्लास, लो लेवल क्लास का ऑब्जेक्ट आपने हार्ड कोड कर दिया था। इसलिए जब लो लेवल क्लास चेंज हुई, कुछ फंक्शनलिटी चेंज करी, तो आपको ये लॉजिक फिर से यहाँ पे बदलना पड़ा। अब मोंगो वाली क्लास के लिए न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ न्यू कीवर्ड के यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट बनाओ, इसकी बजाय आप फंक्शन में पास कर दो वो क्लास का ऑब्जेक्ट जिसकी आपको ज़रूरत है। कैसे? देखो ऐसे, एक इंटरफेस बनाया ऑर्डर रिपोजिटरी का, ये जो क्लास थी, इस क्लास की जगह एक इंटरफेस बनाया ऑर्डर रिपोजिटरी का जिसमें सेव ऑर्डर फंक्शन डाला। अब माई सीक्वल की एक क्लास बना दी, इसमें इंप्लीमेंट करा दिया ये ऑर्डर रिपोजिटरी का फंक्शन। अब यहाँ पे जो ऑर्डर सर्विस क्लास थी उसमें एक ऑर्डर रिपोजिटरी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रखा, और ये जो ऑर्डर सर्विस फंक्शन है ना, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो आप माई सीक्वल वाला, जब क्लाइंट कोड में यूज़ करोगे वो जो जाके असाइन हो जाएगा इस डेटा मेंबर पे, और प्लेस ऑर्डर के अंदर ये रिपोजिटरी का सेव ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लो माई सीक्वल ऑर्डर रिपोजिटरी की तरह कल को आप यहाँ पे कोई क्लास बनाते हैं मोंगो के लिए, ठीक है, मान लो मान लो मोंगो के लिए एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, जिसका सेव ऑर्डर फंक्शन था। तो अब आप क्या करते हैं, क्लाइंट कोड में या कहीं पे भी जब भी आपको सेव कराना होता है ऑर्डर, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते और उसके अंदर ये मोंगो ऑर्डर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट पास कर देते। तो मोंगो वाला ऑब्जेक्ट जाके यहाँ पे असाइन हो जाता, और जब भी आप प्लेस ऑर्डर करते तो मोंगो में सेव हो जाता। तो यही है सॉलिड प्रिंसिपल दोस्तों। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अलविदा दोस्तों।